गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिएगा, हम 12th क्लास फिजिक्स के लिए चैप्टर 7 को डिस्कस कर रहे थे और चैप्टर 7 में हमने बताया था कि अल्टरनेटिव करंट क्या होता है, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती हैं, क्या क्या फ्रीक्वेंसी होती है, और अल्टरनेटिव करंट की इक्वेशन के बारे में भी हमने बात की थी कि जो अल्टरनेटिव करंट होता है उसकी इक्वेशन I नोट साइन ओमेगा टी। क्लियर? ये क्या होता है? सिंपल किसी भी अल्टरनेटिव करंट के लिए इक्वेशन। इसी तरह से अगर हम बात करें अल्टरनेटिव ईएमएफ की, तो उसकी इक्वेशन क्या होती थी? V नोट साइन ओमेगा टी। यहाँ पर अगर हम बात करें कि जो I नोट होता था, इसको हम क्या बोलते थे? मैक्सिमम करंट। और जो V नोट होता था उसको हम क्या बोलते थे? मैक्सिमम पोटेंशियल। क्लियर? अब देखिएगा, आज हम बात करते हैं कि किसी भी अल्टरनेटिव करंट के लिए जो फर्स्ट हाफ साइकिल होती है, यानी ये कोई भी अल्टरनेटिव करंट है जिसकी जो ओसिलेशन है पॉजिटिव में भी और नेगेटिव में दोनों होते हैं। तो अगर हम इसको बात करें कि ये वाला एक कंप्लीट ओसिलेशन, ये क्या कहलाती है? एक साइकिल कहलाती है। इसके बारे में हम कल बात कर चुके थे। ये क्या कहलाती है? एक साइकिल कहलाती है। और यहाँ से यहाँ तक एक ओसिलेशन पूरा करने में, यानी एक साइकिल पूरा करने में जितना टाइम लगाती है उसको हम क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। यानी टाइम पीरियड क्या होता था कि किसी भी वेव के द्वारा एक ओसिलेशन पूरा करने में जितना समय लगता था उसको हम टाइम पीरियड बोलते थे। और इसके अलावा हमने बात की थी कि फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती थी? नंबर ऑफ ओसिलेशन या नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड, उसको हम क्या बोलते थे? फ्रीक्वेंसी। यानी जो फ्रीक्वेंसी एफ होती थी 1/T के बराबर होती थी। इनके बारे में भी हम बात कर चुके थे। और आपको ये भी पता था कि इंडिया के अंदर जो अल्टरनेटिव करंट है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 50 हर्ट्ज होती है। क्लियर? यहाँ तक क्लियर हो गया था हमारा। अब देखिएगा, नेक्स्ट जो टॉपिक है कि मीन वैल्यू ऑफ AC फॉर हाफ साइकिल, यानी मीन वैल्यू फॉर AC फॉर हाफ साइकिल। यानी जो अल्टरनेटिव करंट है, एक मिनट वापस से देखिएगा यहाँ पे कि जो अल्टरनेटिव करंट है उसके बारे में अगर हम बात करें तो इस तरह का जो वेव है तो इसको हम बोलते हैं मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। यानी ये क्या होता था? I नोट होता था। ठीक है? तो अगर एक कंप्लीट साइकिल की बात करें, एक कंप्लीट साइकिल कहाँ पे होता है? 2π पे जाके कंप्लीट होता है। तो हम देखते हैं कि ये वैल्यू है वो पॉजिटिव में है, ये वैल्यू किस में है? नेगेटिव में है। तो एक कंप्लीट साइकिल के लिए जो एवरेज वैल्यू होती है किसकी? करंट की, वो कितनी होती है? 0 होती है, क्योंकि जितना पॉजिटिव में होता है उतना ही नेगेटिव में होता है। तो एक कंप्लीट साइकिल के लिए अल्टरनेटिव करंट है वो कितना होता है? 0 होता है। अब हमें बात करनी है कि फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए अल्टरनेटिव करंट की एवरेज वैल्यू कितनी होगी। देखिएगा, फर्स्ट हाफ साइकिल की बात करें हम, जैसे हमने फर्स्ट हाफ साइकिल कंसीडर किया है, तो इस पॉइंट पर अगर हम बात करें, ये पॉइंट T1 टाइम पर है, कुछ करंट की वैल्यू होगी, मान लेते हैं I1 है। इस टाइम पर T2 पर उसके अंदर कुछ करंट होगा, कितना? I2। T3 पर उसके अंदर कितना करंट है? I3 है। इस तरह से T4 पर हम मान लेते हैं उसके अंदर जो मैक्सिमम करंट है वो कितना है? I नोट है। तो यानी करंट की वैल्यू लगातार चेंज होती जा रही है। हर पॉइंट का करंट क्या है? अलग अलग है। यानी हर टाइम पीरियड के लिए अल्टरनेटिव करंट की हाफ साइकिल का जो एवरेज करंट है वो क्या आ रहा है? अलग अलग आ रहा है। तो हमें इस पूरे जो टोटल करंट है, सॉरी, वो अलग अलग आ रहा है। तो हम इस पूरी हाफ साइकिल के लिए एवरेज करंट निकालेंगे। ठीक है? अब देखिए, एवरेज करंट निकालने के लिए क्या करेंगे? हम इस पूरी साइकिल के अंदर जितने भी करंट है उनका इंटीग्रेशन कर लेंगे। कहाँ से?
जीरो से लेके और फर्स्ट साइकिल कहाँ तक होती है, t/2 तक, यानी हाफ साइकिल यहाँ तक t/2 होता है और यहाँ तक क्या होता है, t होता है, यानी आधे टाइम पीरियड के लिए, यानी टोटल करंट अपॉन टोटल टाइम। क्लियर? यानी यहाँ से कितना हो गया, अगर हम इसको इंटीग्रेशन करेंगे जीरो से लेके t/2, यानी i/dt अपॉन जीरो से लेके t/2, ये कितना हो गया dt। इसको हमें इस कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे बच्चों। तो देखिएगा मीन वैल्यू, यानी हम एवरेज वैल्यू, इसी को देखो एवरेज वैल्यू के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब देखिए एवरेज वैल्यू कैसे निकालेंगे फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए। हमने लेट करंट I इक्वल टू I नोट साइन ओमेगा टी फ्लोइंग इन ए सर्किट, सो फॉर फर्स्ट हाफ कितना हो गया, टाइम कितना हो गया t/2 फॉर फर्स्ट हाफ, इट्स एवरेज या मीन वैल्यू विल बी एज। तो मीन वैल्यू या एवरेज की बात करें तो वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी जीरो से लेके और t/2 तक i/dt अपॉन जीरो से लेके t/2 dt, यानी टोटल करंट अपॉन टोटल टाइम। इस तरह से मीन वैल्यू निकलती है। अब बच्चों आपको पता है कि जो I है वो किसके बराबर होता है, I नोट साइन ओमेगा टी। क्लियर? तो इस इक्वेशन फर्स्ट में हम इक्वेशन 2 से वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो यहाँ से देखिएगा तो I एवरेज कितनी हो जाएगी, जीरो से t/2 I नोट साइन ओमेगा टी अपॉन जीरो से t/2 dt, और ये भी यहाँ पे क्या हो गया dt। क्लियर? देखो इसको चाहे तो आप डायरेक्ट t/2 भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हाफ टाइम के लिए निकाल रहे हैं। तो बच्चों देखिए आई नोट तो क्या होता है, कांस्टेंट हो जाता है बे, आई नोट तो मैक्सिमम वैल्यू है, वो तो क्या हो जाएगी कांस्टेंट होगी, ठीक है। यानी यहाँ से आई नोट को हमने बाहर ले लिया अपॉन इस dt का कितना हो जाएगा, t हो जाएगा, यानी चलो मैं इसको बाद में कर देता हूँ, जीरो से लेके t/2 साइन ओमेगा टी dt अपॉन dt का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा t, जीरो से लेके t/2, या फिर आई नोट इक्वल टू कितना हो गया, देखो साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन अगर हम करें तो इसको तो हम बाहर लेते हैं, तो ये सॉरी आई नोट कितना हो जाएगा, साइन का कोस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, ध्यान रखना कोस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, जीरो से लेके t/2 अपॉन t/2, या फिर इसको हम कितना लिख सकते हैं, आई नोट अपॉन t/2। तो ऊपर कहाँ जा रहा, t कहाँ पे हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, इधर देखिएगा कोस ओमेगा टी, तो 1 अपॉन ओमेगा कॉन्स्टेंट है, कोस अपर लिमिट t/2 माइनस कोस 0। हमने क्या किया, अपर लिमिट रखा है माइनस लोअर लिमिट रखी है। क्लियर? ओमेगा, या फिर 2i नोट अपॉन टी, ये हो गया। यहाँ से कितना हो गया 1 अपॉन ओमेगा कोस, ओमेगा किसके बराबर है, आपको भी पता होगा कि ओमेगा होता है 2 अपॉन टी इंटू टी अपॉन 2। भाई ओमेगा है वो किसके बराबर होता है 2 भाई ओमेगा इक्वल टू कितना होता है 2 अपॉन टी, या फिर ओमेगा इक्वल टू 2 एफ, ये भी हम पढ़ चुके हैं। क्लियर? तो यहाँ पर हमने ओमेगा की जगह क्या रखा है 2 अपॉन टी, ठीक है ना, माइनस ये ओमेगा इधर है कोस
2π/t इंटू 0। अब देखिए t से तो क्या हो गया, t कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहां से देखिए 2I0/t इंटू 1/ओमेगा को मैं कह सकता हूँ 2π/t हो गया। ओमेगा को हमने कितना रख दिया, 2π/t, और यहाँ पे हो गया cos पाई माइनस cos 0। क्लियर। इसको जब सोल्व करेंगे बच्चों तो ये हो गया आपके पास आई एवरेज I0/पाई। देखिए cos पाई की वैल्यू यानी cos 180 कितना होता है, -1 माइनस, और cos 0 भी कितना होता है, 1 होता है। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो आई एवरेज वो कितना हो गया, -2I0/पाई। क्लियर। यहाँ पे देखो कोस का इंटीग्रेशन माइनस हो जाएगा, ठीक है ना, तो ये प्लस हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम इसको कि 2/पाई इंटू I0। अब जो 2/पाई को जब सोल्व करेंगे तो ये डायरेक्ट आ जाएगा आपका 0.637 I0, यानी जो आई एवरेज होता है, जो पीक वैल्यू होता है उसका कितना होता है 0.637 टाइम ऑफ I0, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं कि जो आई एवरेज होता है वो 63% ऑफ I0 होता है। यानी जो आई एवरेज है वो वैल्यू कम होती है किससे, पीक वैल्यू से। कितनी, 63। अगर पीक वैल्यू 100 एम्पियर है तो आई एवरेज कितनी हो जाएगी, 63 एम्पियर। तो यहाँ से समझ में आया। तो देखिएगा एक बार वापस से बात कर लेते हैं कि एवरेज वैल्यू के लिए हमने क्या किया है, टोटल करंट अपॉन टोटल टाइम को सोल्व किया है। अब टोटल करंट के लिए हमने आई की इक्वेशन रख दी है, I0 sin ओमेगा t अपॉन dt। ये हो गया टाइम के साथ, इसका इंटीग्रेशन कर लिया साइन ओमेगा टी का, ठीक है। ये कितना होता है, माइनस कोस ओमेगा, साइन का कितना होता है, माइनस कोस ओमेगा होता है, तो यहाँ पे माइनस हो गया। और हमने फिर क्या किया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट से इसको क्या किया है, सोल्व किया है। और ओमेगा की वैल्यू को हमने चेंज करके रख दिया कितना, 2π/t। तो ये आपके पास आया कि फॉर द फर्स्ट एवरेज हाफ साइकिल के लिए कितना होता है, 0.367 I0। क्लियर। यानी फर्स्ट हाफ के लिए तो कितनी होगी, 0.637 I0। और सेकंड हाफ के लिए, ये फर्स्ट हाफ के लिए बात करें, अगर हम सेकंड हाफ की बात करें तो उस केस में एवरेज कितनी हो जाएगी, -0.367 I0। यानी टोटल अगर हम एक कंप्लीट साइकिल के लिए बात करें तो कंप्लीट साइकिल के लिए जो करंट है एवरेज वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर। तो बच्चों अब देखिए इसके कुछ एप्लीकेशन है, जैसे कि अगर हम बात करें जो सिंपल एमिटर होते हैं उससे हम अल्टरनेटिव करंट को मेजर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए क्या होता है, अल्टरनेटिव करंट में लगातार क्या हो रहा है, ऑसिलेशन चेंज हो रहे हैं। तो जो नीडल है वो लगातार क्या करेगी, मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो मोशन करती है, और इतनी फास्ट मोशन नहीं कर पाने की वजह से क्या होता है, वो कैलकुलेट नहीं कर पाती है। इसलिए हम क्या करते हैं कि एसी को मेजर करने के लिए, ठीक है ना, जो अल्टरनेटिव करंट है उसको मेजर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, एक रेड हॉट, ठीक है ना, एमीटर का यूज करते हैं। रेड हॉट एमीटर क्या होता है कि ये एक जूल के उसमें प्रभाव पर काम करता है, ठीक है, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो ये था आपको मेन वैल्यू फर्स्ट हाफ के लिए मेन वैल्यू। अगर आप कंप्लीट साइकिल के लिए बात करें तो उस केस में कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। और बच्चों जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा उसके बारे में वो है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू एसी, ठीक है ना, यानी इसको हम क्या बोलते हैं, आरएमएस वैल्यू। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू का मीन्स क्या है कि किसी भी अल्टरनेटिव करंट, ठीक है, जब सर्किट में फ्लो होता है तो उसका एक कंप्लीट साइकिल के लिए
जो RMS वैल्यू है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे कि मान लेते हैं कि कोई भी सर्किट है जिसके करंट I बराबर कितना फ्लो हो रहा है, I नोट साइन ओमेगा टी। तो जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है यानी I एवरेज का जो स्क्वायर है वो कितना हो जाएगा, 0 से लेके और t तक, यानी कंप्लीट साइकिल के लिए बात करेंगे हम, I स्क्वायर डी टी अपॉन टाइम पीरियड कितना हो गया सीधा t तक निकाल सकते हैं हम, यानी I स्क्वायर डी टी, यानी जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है उसका जो स्क्वायर है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, रूट मीन स्क्वायर। अगर हम इसको वर्डिंग की बात करें कि एक कंप्लीट ओसिलेशन में यानी एक कंप्लीट चक्कर पूरा करने के लिए जितनी हीट एनर्जी, ध्यान रखना, जितनी हीट एनर्जी कोई भी डायरेक्ट करंट प्रोड्यूस करता है, अगर उसके बराबर हीट एनर्जी कोई AC करंट प्रोड्यूस करे तो वो उसकी वैल्यू को, कौन सी वैल्यू को दर्शाएगा, उसकी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू को शो कर पाएगा। ठीक है, यानी जो I एवरेज का स्क्वायर है वो कैसे निकालेंगे हम, तो देखिएगा इसको हम क्या लिख सकते हैं, I नोट साइन ओमेगा टी का स्क्वायर डी टी अपॉन टोटल टाइम को मैंने लिख दिया t। आप चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, डी टी को 0 से t तक इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आएगा आपका, t ही आएगा। आप इस तरह से भी कर सकते हैं। तो यानी ये I एवरेज कितना हो जाएगा भी, 0 से लेके और कितना करना है आपको, t तक कंप्लीट साइकिल के लिए। तो I नोट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी अपॉन टी। बच्चों I नोट कांस्टेंट होता है तो I एवरेज का स्क्वायर कितना हो जाएगा, I नोट स्क्वायर अपॉन टी को हमने बाहर ले लिया। देखिएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी, अगर हम साइन स्क्वायर ओमेगा टी को ब्रेक करें तो इसको कितना लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर ओमेगा टी, 0 से लेके और t तक इंटू डी टी। साइन थीटा कितना होता है, 1 माइनस कोस ओमेगा। ठीक है, यानी वापस से लिख रहा हूँ मैं, देखिएगा वापस से लिखता हूँ मैं इसको एक बार, I एवरेज मीन स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, पी हमने लिख लिया बाहर तो क्या हो गया, I नोट स्क्वायर अपॉन टी, ये कांस्टेंट हो गया, साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी। ये कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके और t तक है, क्लियर। या फिर I एवरेज का स्क्वायर कितना हो जाएगा, I नोट स्क्वायर अपॉन टी। बच्चों साइन स्क्वायर थीटा एक आइडेंटिटी होती है, मैं इस पे लिख रहा हूँ 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी अपॉन 2 डी टी। ये आइडेंटिटी कौन सी होती है, देखो साइन स्क्वायर थीटा वो होता है बच्चों 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन 2, ये एक आइडेंटिटी होती है। तो यहाँ पे हमने सब्सटीट्यूट किया इसको, यानी I एवरेज स्क्वायर कितना हो जाएगा, I नोट स्क्वायर अपॉन टी। इसको देखिएगा मैं अलग अलग कर लेता हूँ, 1 इंटू डी टी हो गया, ये कहाँ से 0 से, 2 को भी बाहर ले लिया मैंने, 0 से लेके और t तक, माइनस 0 से लेके t तक कितना हो गया, कोस 2 ओमेगा टी डी टी, क्लियर। या फिर इसको देखिएगा I नोट स्क्वायर अपॉन 2t, इसका कितना हो जाएगा, t हो जाएगा dt का, जैसे t करके हम इसको 0 से लेके और t तक रख लेंगे माइनस। अब अगर हम इसकी कोस की बात करें तो कोस का कितना हो जाएगा, साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा, ये 0 से लेके और t तक हो गया। या फिर इसको देखिएगा I नोट स्क्वायर अपॉन 2t, ये कितना हो गया इंटू, ये तो t हो गया, t माइनस 0 करेंगे तो कितना आएगा, t आएगा माइनस अपर लिमिट, यानी साइन 1 अपॉन 2 ओमेगा को मैं बाहर रख लेता हूँ, साइन 2 ओमेगा कितना होता है, 2 पाई बाई टी इंटू अपर लिमिट कितना हो गया, t माइनस साइन 2 इंटू 2 पाई बाई टी इंटू 0। अपर लिमिट रखी है और हमने लोअर लिमिट, ओमेगा की जगह हमने क्या लिखा है, 2 पाई अपॉन टी, तो ये कैंसिल हो गया यहाँ से। या फिर I नोट स्क्वायर अपॉन 2t, कितना बचेगा आपके पास, t माइनस 1 अपॉन 2 ओमेगा। तो आप चाहे तो इस ओमेगा को चेंज कर सकते हैं, ये ओमेगा कितना हो जाएगा, 2 पाई अपॉन
टी हो जाएगा ऊपर इंटू, देखिए साइन 4 पाई। अब देखिए साइन 4 पाई कितना हो गया यहाँ पे, साइन 4 पाई माइनस साइन 2 इंटू 0, यानी ये भी कितना हो गया, साइन 0 हो गया। क्लियर? तो यहाँ से कितना हो गया, नए पेज लेते हैं, आई एवरेज की स्क्वायर इक्वल टू आई स्क्वायर अपॉन 2t, ये तो हो गया यहाँ तक। और ये कितना बचेगा आपके पास, केवल t बचेगा, क्योंकि बाकी तो सारा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तब भी कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि इसको जब सोल्व करेंगे तो आई एवरेज स्क्वायर ये कितना हो गया, आई नोट स्क्वायर अपॉन 2, क्योंकि ये t से t कैंसिल हो गया। अगर इसका रूट निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, स्क्वायर अपॉन 2, यानी आई नोट अपॉन √2। और इसको जब सोल्व करेंगे √2 कितना होता है, 1.414। तो बच्चों जो आई एवरेज, ठीक है ना, वो कितना आ जाए, जिसको हम RMS की बात कर रहे हैं, वो कौन सा हो गया, RMS, वो कितना हो जाएगा कि 0.707 ऑफ ए आई नोट। यानी जो RMS वैल्यू है वो कितनी होती है, पीक वैल्यू की कितनी होती है, 0.0707, ठीक है। तो यानी लगभग 70% के लगभग क्या होती है, उसकी पीक वैल्यू की होती है RMS वैल्यू। और जो एवरेज वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 63% के लगभग। तो बच्चों ये एवरेज वैल्यू का और पीक वैल्यू का कॉन्सेप्ट था, ठीक है, और RMS वैल्यू का। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। इसको साथ साथ नोट करना, आप ग्रुप में मैंने अपलोड कर दिए हैं।